हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रदान की गई है, इसका अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से हम इनके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, प्रश्नों को जानना शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम देखते हैं अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। तो इसके प्रश्न देखने से पहले पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें हमारे लिए जो हमारा हृदय है, हृदय का जो चित्र है वो दिया गया है और इसके आपको नामांकन करना है, मतलब नाम लिखना है कि कौन सा भाग क्या है। तो देखिए ये हमें दिख रहा है, ये महाधमनी है, यहाँ पर फुफ्फुस धमनी दिखाई दे रही है और ये फुफ्फुस सिरा, बायां आलिंद, बायां निलय। इसी प्रकार से ये महासिरा है, ये दायां आलिंद है, ये महासिरा है और यहाँ पर हमें दायां निलय दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप इनका नामांकन कर सकते हैं। और इसके बाद इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे लिए प्रश्न स्टार्ट होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए जाइलम है जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन का कार्य करता है। जाइलम का कार्य क्या है? जड़ों से पत्तियों तक क्या पहुंचाना? पानी और खनिज। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से होता है। तो जल में जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से होता है। तो रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वह लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके संयुक्त होकर के ऑक्सीजन है जो शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से। अगला हमारा जो प्रश्न है विकल्प है उसमें पूछा गया है कि पौधों और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता है। तो इसमें हमें पौधों और जंतुओं के बीच जो परिवहन की व्यवस्था है उसके बीच में क्या बताना है? समानता बताना है। तो हम बता सकते हैं कि दोनों में ही परिवहन के लिए क्या विशेष प्रकार की वाहिकाओं का उपयोग किया जाता है। पौधों में जाइलम फ्लोएम से बनी हुई वाहिकाएं और अन्य जंतुओं में भी वाहिकाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मनुष्य में सिरा और धमनियाँ। इस प्रकार से पौधों और जंतुओं दोनों में ये समानता पाई जाती है कि दोनों में परिवहन के लिए क्या पाई जाती हैं? वाहिकाएं। चलिए अगला जो विकल्प है उसमें पूछा गया है कि पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो इसके लिए केशिका क्रिया उत्तरदायी होती है। ये कोशिका नहीं है, ये क्या है? केशिका क्रिया। कौन सी क्रिया है? केशिका क्रिया। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, केशिका क्रिया। चलिए अगला जो विकल्प है उसमें पूछा गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है, तो बताइए फुफ्फुस धमनी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए वैसे तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त, कौन सा? ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, इसे ही हम कहते हैं कि शुद्ध रक्त। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है इसमें शुद्ध रक्त ना हो करके कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है उसको हम अशुद्ध बोल देते हैं और जो ऑक्सीजन युक्त है उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो इस प्रकार से
वैसे सभी अन्य धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जो कि ये फेफड़ों तक ले जाती है और वहाँ इस रक्त में ऑक्सीजन मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला ही हमारा खालिस्तान है, जिसमें पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं में खालिस्तान नामक लाल रंग का वर्णक होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। दूसरे नंबर में खालिस्तान है कि हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर खालिस्तान तंत्र बनाती हैं। तो हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर बनाती हैं परिसंचरण तंत्र। हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर क्या बनाती हैं? परिसंचरण तंत्र। अगला हमारा जो खालिस्तान है, इसमें पूछा गया है कि चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को सुनने के लिए खालिस्तान नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो देखिए, चिकित्सक अर्थात डॉक्टर जब हमारी हृदय की धड़कन सुनते हैं, स्पंदन को सुनते हैं, तो जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप। अगला जो खालिस्तान है, इसमें पूछा गया है कि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने का कारण रक्त में उपस्थित खालिस्तान कोशिका है। चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने का कारण मतलब कौन सी कोशिका के कारण रक्त का थक्का क्या होता है? जमने लगता है, जो कि रक्त में मौजूद होता है। तो वह है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, यदि रक्त में प्लेटलेट्स मौजूद ना होते तो रक्त का थक्का जमने में परेशानी आती और रक्त का जो बहाव है वो भी बंद नहीं हो पाता। अगला जो खालिस्तान है वह है खालिस्तान क्रिया पादप को ठंडा रखने में सहायक होती है। तो जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया है, यह पौधों को ठंडा रखने में सहायक होती है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही पौधों की पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं उनसे पानी निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये पौधों को ठंडा रखने में सहायक होती है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अगला प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक है, समझाइए। देखिए, रक्त का कार्य क्या है? रक्त में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन अपने साथ किसको? ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है और कोशिका में ही श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया अर्थात जो ग्लूकोज होता है, हमारा भोजन होता है, भोजन का विखंडन कोशिकाओं में ही होता है। तो होता किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ऑक्सीजन को ले कौन जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन। अब यदि रक्त है, रक्त नहीं होता या रक्त, तो फिर क्या होता? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच पाती और इससे हमारी जो पाचन क्रिया है यह प्रभावित हो जाती और इससे ऊर्जा भी हमारे लिए कम मिल पाती। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रक्त है यह पाचन क्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो प्रश्न है वह है, क्या कारण है कि सिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देती हैं? तो देखिए, रक्त में जो हमारा शरीर है, रक्त वाहिनियां हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, सिरा और धमनी। जिसमें से जो सिराएं हैं, सिराओं का काम क्या है कि सिराएं रक्त को हृदय की ओर प्रवाहित होने देती हैं। इसका हमें कारण बताना है। तो सिराओं में विशेष प्रकार के बल्ब लगे रहते हैं जो रक्त को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती हैं, वापस रक्त लौट नहीं पाता है, जिससे और इसी कारण से ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आपस में मिल भी नहीं पाते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि सिराओं में विशेष प्रकार के बल्ब पाए जाते हैं और यही कारण है कि रक्त सिराओं में एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। अगला जो प्रश्न है, इसमें हमसे पूछा गया है कि मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों की संरचना सिराओं से किस प्रकार भिन्न होती है? तो देखिए, जो सिराएं हैं, सिराओं में विशेष प्रकार के बल्ब होते हैं जो रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करती हैं, जबकि धमनियों में बल्ब नहीं होते। तो एक तो ये
भिन्नता हो गई। इस सिराओं और धमनियों में एक अंतर ये हो गया कि सिराओं में बल्ब होते हैं और धमनियों में बल्ब नहीं होते हैं। एक और अंतर हो जाएगा कि धमनियों की भित्तियां मोटी और अधिक लचीली होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी होती हैं और लचीली अधिक होती हैं धमनियों की, जबकि सिराओं की भित्तियां पतली होती हैं, मोटी ना हो करके पतली होती हैं और धमनियों की अपेक्षा कम लचीली होती हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय चार कक्षीय होता है, उसी के समान सभी जंतुओं का हृदय होता है? यदि नहीं तो मानव से भिन्न हृदय वाले किन्हीं चार जंतुओं के नाम लिखिए। तो देखिए, सभी जंतुओं का हृदय मानव के हृदय के समान नहीं होता है। सभी जो जंतु हैं सबका हृदय कैसा? मानव हृदय के समान नहीं होता है, सबके अलग अलग होते हैं। और मानव हृदय से भिन्न कुछ जंतु इस प्रकार हैं, जैसे मकड़ी, तितली, केकड़ा, ऑक्टोपस आदि। इनके जो हृदय हैं मानव हृदय से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों? तो सफ़ेद धब्बे दिखाई देने का कारण बताना है। तो देखिए, हमारे शरीर का जो पानी हम अंदर होता है वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। और इसी पसीने में हमारे शरीर के कुछ लवण घुले रहते हैं। क्या घुले रहते हैं? कुछ लवण घुले रहते हैं। तो जब गर्मी अधिक होती है तो हमें पसीना आता है अधिक, और इस पसीने से कपड़े कैसे हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। और जब यही कपड़े सूखते हैं तो जो लवण पसीने में घुले होते हैं, पसीना तो सूख जाता है लेकिन ये लवण अपना रंग छोड़ देते हैं सफ़ेद रंग का, और इसी कारण से हमें सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग जिस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है उसका नाम लिखिए। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्णक का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। और इस वर्णक की कमी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करेगी? तो देखिए, हमने अभी पहले भी देखा था कि जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को संयुक्त करके शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है, और यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? इसकी कमी होने से सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, और जब श्वसन क्रिया प्रभावित होगी तो ऊर्जा में कमी आएगी। इसके कारण हमें कमजोरी, चक्कर आना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करते हैं? तो देखिए, स्पंज और हाइड्रा ये जो जीव हैं ये किस में रहते हैं? जल में रहते हैं, और इनमें रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता। इनमें जैसे जो ऑक्सीजन है या उनका भोजन है वो जल के माध्यम से ही शरीर में प्रवेश करता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है जल, और इसी के द्वारा शरीर से अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं कि स्पंज और हाइड्रा जिस जल में रहते हैं वही जल उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है कि मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा? तो देखिए, उत्सर्जन की जो क्रिया है मानव शरीर में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। यदि मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती तो जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जैसे मल, मूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, और जब बाहर नहीं निकलेंगे तो ये विषाक्त पदार्थों का जमाव शरीर में होने लगेगा, और जिससे मानव जीवन भी क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। अर्थात उत्सर्जन की प्रक्रिया मानव शरीर में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाली धमनियां पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम से किस प्रकार समानता रखती हैं? समझाइए। तो देखिए, जंतुओं में धमनियां और पौधों में फ्लोएम। तो देखिए, धमनियां जंतुओं में क्या करती हैं? धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाती हैं।
ठीक है। तो ये धमनियों का कार्य है और इसी प्रकार पौधों में फ्लोएम का कार्य है। पौधों में फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उससे भोजन बनता है, उसी भोजन को फ्लोएम पादप के पौधे के सभी भागों में ले जाता है। तो इस प्रकार से धमनियों और फ्लोएम में ये समानता हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी और क्यों। तो देखिए हमें चित्र नंबर ए और चित्र नंबर बी दिखाई दे रहे हैं। चित्र नंबर ए में हमारे लिए नागफनी का चित्र बना हुआ है और बी में पत्तियों वाला चित्र बना हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि चित्र नंबर बी में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पत्तियां बनी हुई हैं और पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं और इन रंध्रों के द्वारा क्या होता है, पानी बाष्प बनकर उड़ता है। तो इस प्रकार से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया चित्र नंबर बी के पौधे में ज़्यादा होगी ए की अपेक्षा। ए में क्यों? क्योंकि ए में नागफनी का चित्र बना हुआ है और इसकी पत्तियां हैं जो वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो गई हैं और जब कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाएंगी तो जल की हानि, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है इसमें है कि मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए इसमें आप चित्र बना सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र 7.6 में दिया गया है मानव उत्सर्जन तंत्र। ये वाला चित्र आप इसमें बना सकते हैं और इसके बाद इसमें जो वर्णन करना है उसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मानव में उत्सर्जन के लिए दो वृक्क के मतलब जो ये जो किडनी बनी हुई है, ये किडनी दो क्या पाए जाते हैं, वृक्क, जिसे कि हम किडनी या गुर्दा भी कहते हैं। जब रक्त इन दोनों किडनियों में पहुंचता है, वृक्कों में पहुंचता है, तो उसमें से उपयोगी और हानिकारक दोनों पदार्थ होते हैं। अर्थात किडनी क्या करती है, पहले इनको छान लेती है, उपयोगी और हानिकारक दोनों को, और फिर उपयोगी पदार्थों को रक्त पुनः फिर से अवशोषित कर लेता है और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो मूत्र के रूप में अलग कर दिए जाते हैं। तो और ये मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका वर्णन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है, उसकी क्रिया विधि समझाइए। तो देखिए ऐसा अंग कौन सा है, ऐसा अंग हृदय है। हृदय ही एक ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके कार्य करता है। ठीक है, और इसमें हृदय है जो, इसमें क्या होती है, हृदय 4 कक्षों में बटा होता है और इसमें ऊपरी 2 कक्ष होते हैं वो आलिंद और निचले 2 कक्ष क्या कहलाते हैं, निलय। और इन्हीं कक्षों के बीच में एक दीवार होती है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है और अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाकर वहाँ शुद्ध होकर वापस हृदय में आता है और पूरे शरीर में धमनियों के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाए तो पौधे की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणामों पर चर्चा करें और लिखें। तो देखिए फ्लोएम एक संवहन ऊतक है। फ्लोएम क्या है, एक संवहन ऊतक है जो कि पत्तियों में जो संश्लेषित भोजन है, इस भोजन को पौधे के सभी भागों तक ले जाने का कार्य करता है। यदि यह क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध हो जाएगा तो पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे और पोषक तत्व ना मिलने की स्थिति में पौधों का पोषण नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पौधों की वृद्धि और विकास पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, इनकी वृद्धि और विकास रुक जाएगा। तो इस प्रकार से फ्लोएम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है पौधों में। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि जाइलम क्या है, यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें एवं लिखें। तो देखिए जाइलम भी एक क्या है, संवहन ऊतक, और इससे जो निर्मित जो नलिकाएं बनी होती हैं, वाहिकाएं बनी होती हैं, वो पौधों में जल एवं पोषक तत्वों के परिवहन का कार्य करती हैं। इसी के माध्यम से पौधे जड़ों द्वारा जल को पत्तियों तक ले जाते हैं।
किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा पौधे जल को पत्तियों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, और जब जल पहुंचेगा पत्तियों तक तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। यदि जल नहीं पहुंचेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न नहीं होगी, और इससे तो हम सब जानते हैं कि यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पौधों का विकास रुक जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जाइलम के क्षतिग्रस्त होने से बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र है जो, इसमें सिराएं शरीर के सभी भागों से क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती हैं, और सिराओं में ऐसे बल्ब लगे रहते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देती हैं, और हृदय से क्या फेफड़े जुड़े रहते हैं, जहां रक्त में ऑक्सीजन मिलाई जाती है, और फिर यह रक्त धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। इसका जो चित्र है परिसंचरण व्यवस्था का, ये आप पाठ्य पुस्तक में देख करके बना लीजिएगा। चित्र 7.3। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं। इसके बाद आया प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में भी स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण करना है, तो मॉडल का निर्माण आपको खुद ही करना है। देखिए, इस प्रकार से ये चित्र में दिया गया है, ये मॉडल बनाना। इसमें आप इस प्रकार का मॉडल बना सकते हैं, कोई कीप लेके, और कीप में ये एक जो डोरी, जो पाइप होगी, पाइप जैसी डोरी लगा करके आप क्या कर सकते हैं? स्टेथोस्कोप की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये स्टेथोस्कोप का मॉडल तैयार कीजिए। इसके बाद प्रोजेक्ट 2 में पूछा गया है कि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें कि उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अब हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि किस अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले यदि उसको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको हृदय रोग विशेषज्ञ, जिसे कि कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, ऐसे चिकित्सक को दिखाना चाहिए जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर। फिर पूछा गया है कि कौन सी जांच कराना उचित होगा। तो देखिए, यदि हमारे सीने में जलन होती है तो जांच के लिए ईसीजी, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, एक ईसीजी की जांच होती है, रक्त का परीक्षण भी होता है, तो ये जांच महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और सावधानियां देखिए, यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, हमें चिकित्सक से, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो परियोजना कार्य दिए थे ये भी हमने देख लिए कि इनको हमें कैसे करना है, प्रोजेक्ट नंबर 1 और प्रोजेक्ट नंबर 2। और इसमें जितने भी प्रश्न दिए थे हम वो भी देख चुके हैं कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि इसका लाभ वो भी ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।